एक छोटे से गांव में एक पुरानी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं, नेहा और प्रिया। इसके माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे का सहारा थीं। एक दिन अपने ही धुन में झूमती हुई मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू नेहा? सूरज सर पर चढ़ आया और तू फूल चूड़िया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है? तू तो सबकी मदद करती घूमती रहती है, चाहे घर में चूल्हा जले या न जले। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वह झोपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के अलमारी तक गई, जिसमें माँ की यादें थीं। कुछ साड़ियाँ जो अलमारी से निकालकर अपनी दीदी से बोली, दीदी, जब ये साड़ी माँ पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी, कहती थी तुम दोनों एक दूजे का सहारा बनना। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। नेहा की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर तीन परछाइयां उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। विजय, अनीता और उनका बेटा मोहन। ये थे बहनों के सगे चाचा चाची। अरे ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीत रही होगी ना भैया भाभी के जाने के बाद। खुश? झोपड़ी में? तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ये सब सुनाकर तीनों वहाँ से निकल गए, लेकिन नेहा ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई नेहा अपनी दीदी से बोली, सुबह मंदिर चलो दीदी, मन को थोड़ा शांति मिलेगा। सुनकर लोग बातें बनाते हैं दीदी, ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं, पर हम तो अच्छे हैं ना। हमने कभी किसी की मदद नहीं ली है। हमें डर कर नहीं, डटकर जीना चाहिए दीदी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान सब में है। तुम यहीं से भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खाकर सोने जाती हैं। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाती हैं, जिसमें उन्होंने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। दीदी, अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेची नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई हैं। अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। लेकिन क्या दीदी? ऐसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे तू मायूस मत हो बहन, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना। मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी और मुझे बांस की सींजें बनाना भी आती है, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में बिताने के बाद घर आती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। रात को जब दोनों सोने जाती हैं, तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जिंदगी के बारे में एक दूसरे से बात करने लगती हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली खाली लगता है ना दीदी? हाँ नेहा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। प्रिया बहुत ही हिम्मती थी। वह तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर
बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो देखा कि जमीन के बीच एक खूंटी घड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कोई गाड़ गया। ये तो कल यहाँ नहीं थी और न ही हमने इसे गाड़ा है। जरूर किसी ने गाड़ दी है। हाँ नेहा, ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना बताए कैसे गाड़ सकते हैं? किसी सरकारी आदमी के नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से विजय आता दिखा और उसके साथ अनीता और उनका बेटा मोहन भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। यह जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारी। मोहन के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे यह बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेला समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रहे हो। अरे नेहा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। ऐसे बड़ों के बीच मत बोल, समझी? अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। प्रिया, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे ना, तो देख लेना, जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। कुछ भी कर सकते हैं नेहा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें कागज बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें गांव के सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही विजय बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपने माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में? ये जमीन की बात तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच ये झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की घोषणा की। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई। देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं। उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ नेहा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जब तक मैं जिंदा हूँ
तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है नेहा। रिश्ते अब खून से नहीं, धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि विजय अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सुग्गो, विजय ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं। तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच ये झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। जगदीश की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई विजय का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ, प्रिया बिटिया बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद विजय, अनीता और मोहन थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें नहीं जाना उनके पीछे पीछे कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे पर पहुंचूंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनकर दोनों बहनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और थोड़ा शुक्र, थोड़ी खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई पर बैठकर बात करने लगती हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपट्टी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ नेहा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन प्रिया और नेहा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ छलक रही थीं। दीदी, आज खेत चले क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थीं, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ नेहा, चलो, खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने लायक हो गई हैं या नहीं साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान न पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारी जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ीं। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और चिड़ियों की चहचहाहट। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, नेहा ने दूर से किसी की परछाई देखी। मोहन उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वही दोनों बहनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और न ही पहले किसी से मेहरबानी ली थी। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी। ये सब मेरे बाबा की जमीन है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना,
एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। दीदी, इसने फिर धमकी दी है। आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा। बहुत हो गया नेहा, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ मोहन, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन हाँ प्रिया, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो, संभाल के रहना। कब नीचे गिरोगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही मोहन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। मोहन की धमकी भरी बातें सुनकर दोनों थोड़ी मायूस हो जाती हैं। प्रिया, जो अपनी बहन के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन मोहन की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटीं। घर लौटकर दोनों बहनें चिंता में डूबी हुई थीं। रोज की धमकी और षड्यंत्र ने दोनों के जीवन में बहुत सारी चिंता और दुख ला दिया था। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है, वो लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती नेहा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरों का नुकसान करते हैं या फिर अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं रख सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक विजय के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को ये खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। विजय और उसके बेटे को देख गांव वाले कानाफूसी करने लगे। अरे, ये आग ऐसे ही नहीं लगी। ये तो विजय और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप की उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी वही सोच रही थी। भगवान बुरे कर्मों की सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। प्रिया और नेहा के प्रति उनका जो व्यवहार था, वो सोचकर विजय को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया, जिसके साथ विजय चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे ओ विजय, मिल में तो आग लग गई। मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरी जमीन में मिल खुलवाकर व्यापार किया था। अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दो बस। अरे कैसी मोहलत? तेरे साथ व्यापार किया, वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर और उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, फिर आप मेरी इस जमीन को ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका थोड़ा सा कर्ज चुकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल जमीन के कागजात भेज दूंगा, और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस चावल के मिल के हिस्सेदार थे। आपने इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर सका तुम्हारी। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है। अब और कुछ नहीं, बस पैसे दे दो। जमींदार से ये सुनने के बाद दोनों बाप बेटे हताशा और गुस्से में वहाँ से घर निकल जाते हैं। घर जाकर विजय अपनी पत्नी अनीता से आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे कैसी मदद माँ, वो आदमी मदद करेगा? अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे चावल के मिल की जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या कह रहा है तू? अगर किसी से मदद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत की घड़ी में? छोड़ो भाग्यवान, जो हुआ है वो सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने मेरी दोनों भतीजियों को कितना दुख दिया है, उसी का पाप लगा है हमें। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पाप किया है,
हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब ये घर कैसे चलेगा। हाँ मोहन बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम ये घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। प्रिया और नेहा पर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। ये सब बात करके तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। तभी इस उदासी भरे माहौल में विजय बोल पड़ता है। मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों न हम प्रिया और नेहा के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग ले। मदद? कैसी मदद बाबूजी? वे दोनों हमारी कैसे मदद करेंगे? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही वे मदद करेंगे। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। अरे क्या बोल रहे हो? तुम सब पागल हो गए हो क्या? कितना परेशान किया है उनको। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं। हमारी क्या मदद करेंगे वो? अरे तुम लोग थोड़े शांत हो जाओ। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसके बाद हम उनकी जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रहा हूं, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रहा हूं। आप बात तो ठीक ही कर रहे हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। बस थोड़ा खेती बाड़ी जानता हूँ मैं, और अगर वे लोग मदद के लिए मान जाए तो मोहन भी मेरी खेती में मदद कर देगा। हाँ बाबूजी, मैं करूँगा मदद। चलिए बात करने जाते हैं उनसे, और अगर वे मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। चाचा जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? प्रिया बेटी, हमारा चावल के मिल पे आग लग गई है। हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है। लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है कि आग हमने लगाई है? नहीं प्रिया बेटी, तू हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद की आस लेकर आए हैं। मदद? कैसी मदद चाचा? क्या मदद चाहिए आपको? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? हम हमेशा गलत रहे हैं बेटी, मगर अब हम सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे, सच्चे दिल से, बिना लालच के। और मैं भी दीदी अब बदल जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि एक दिन आप मुझ पर गर्व कर सकें। मोहन, बदलाव में वक्त लगता है, पर अगर दिल साफ है तो मंजिल जरूर मिलती है। आज तुम सबने गांव में एक मिसाल कायम की है। एकता, माफी और मेहनत की जो मिसाल तुमने दी, उससे ये गांव हमेशा रोशन रहेगा।